राजस्थान फोन टैपिंग मामला, बोले बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, माना हुई फोन टैपिंग, मामले में हो सीबीआई जांच। राहुल में राजस्थान आने की हिम्मत नहीं। बंगाल में सियासी घमासान जारी, स्वपन दास गुप्ता का राज्यसभा से इस्तीफा, टीएमसी ने उम्मीदवारी पर उठाए थे सवाल। बंगाल में बीजेपी की रैली और रोड शो, पुरुलिया में बोले सीएम योगी, टीएमसी के गुंडे नहीं मानते कानून, चुन चुनकर दी जाएगी सजा। बांकुरा में बोली ममता बनर्जी, कोलकाता में बैठकर साजिश कर रहे हैं गृह मंत्री। और गुजरात में कोरोना का कहर जारी, कल से 31 मार्च तक वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में नाइट कर्फ्यू, लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देशों के बावजूद सरकारी फोन नहीं उठाने वाले कई आईएएस ऑफिसर और कमिश्नर को नोटिस भेजा है। इन लोगों को अगले 3 दिन में इस नोटिस का जवाब देना है। जिन लोगों से जवाब मांगे गए हैं उसमें कई जगहों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसपी और एसएसपी शामिल है। शासन ने प्रदेश के डीएम, 4 कमिश्नर से सरकारी फोन न उठाने के मामले में 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जिन कमिश्नर से जवाब मांगा गया है उनमें वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और बरेली के कमिश्नर शामिल हैं। दरअसल मुख्यमंत्री को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर अपने सरकारी फोन को रिसीव नहीं करते हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सचिवालय को निर्देश दिया, जिसके बाद प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर को फोन मिलाया गया, लेकिन ज्यादातर जिलों में फोन किसी ने नहीं उठाया। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने उनको नोटिस जारी किया है। यूपी के कानपुर में बिकरू कांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर केस में एनकाउंटर में मारे गए अपराधी विकास दुबे के परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री से मिलकर एमएलसी ने शिकायती पत्र सौंपा है। बता दें, बीजेपी एमएलसी ने आरोप लगाया है कि पुलिस पैसों के लिए प्रताड़ित कर रही है। मामले में मुख्यमंत्री योगी ने आश्वासन दिया है कि कोई भी निर्दोष गलत नहीं फंसाया जाएगा। बता दें कि बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी अखिल भारतीय ब्राह्मणोत्थान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण उत्पीड़न को लेकर, आवाज उठाने को लेकर वो लगातार चर्चा में रहते हैं। बिकरू कांड के बाद जो स्थितियां चली उसमें कहीं न कहीं कुछ जो निर्दोष लोग हैं, खास करके महिलाएं, बच्चे, उनके साथ में जो अखबारों में खबरें आई और अंजलि जो उनकी भाई की पत्नी है वो हमसे मिली थी कल। उन्होंने जिस तरह से बताया कि हम लोग 16 साल से उनसे अलग थे और ना हमारे पति पे कोई एफआईआर है, ना कोई उससे संलिप्तता है। हम लोग तो परेशान थे उनसे विकास से ही, और हम लोग लखनऊ में रह रहे थे, लेकिन हमें भी उनके भाई के नाते, उनके भैयाओं के नाते परेशान किया जा रहा है। हमारा रिवाल्वर ले गए, हमारी जो गन थी वो यहाँ से ले गए, लेकिन पुलिस बता रही कि नहीं तो वहाँ शामिल था। तो उसके संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि इसमें न्याय होना चाहिए और उनके पत्नी और बच्चों को इस तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह बिकरू कांड हुआ उसमें पुलिस की नाराजगी का इन लोगों को खामियाजा उठाना पड़ा? ये स्वाभाविक है, पुलिस भी आदमी ही हैं और बदले की भावना सब में रहती है। ये मानव गुण है, मानव स्वभाव है। तो कहीं न कहीं चूँकि जो घटना घटी बिकरू में उसकी जितनी निंदा की जाए कम है कि हमारे 8 जवान शहीद हुए, तो उसके बदले में स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं कुछ समस्या आई। लेकिन हमारा इतना कहना है, माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा भी कि खास करके तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए कांग्रेस ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में चुनाव होगा। यहां 6 अप्रैल को मतदान होगा। आपको बता दें, नतीजे 2 मई को आएंगे। तमिलनाडु में अभी बीजेपी के सहयोगी एआईएडीएमके की सरकार है। यहां इस बार भी बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में भी मिलकर एक साथ लड़ी थी।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज अपनी सभा को संबोधित करने से पहले वो डहा जीत के लिए आश्वस्त दिखे। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना भी साधा। नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। वैसे तीन क्या, कभी कभी तो चुनाव के दौरान हम लोग 5-5, 6-6 सार्वजनिक सभाओं को भी संबोधित करते हैं। सर, बड़ा स्ट्रिक है बंगाल में, चूँकि पिछले लोकसभा में आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा, 18 के आसपास सीटें आप लोगों की, वोट परसेंटेज भी बढ़ा, लेकिन लड़ाई सामने ममता बनर्जी है, तो इसलिए क्या ज़्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव था उसमें बंगाल की जनता ने 42 में 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन होगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। यह आरोप ममता दीदी को छोड़कर और किसी ने नहीं लगाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक ने जो कुछ भी रिपोर्ट में, उसके भी रिपोर्ट में जो भी बातें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन यदि उन्हें चोट लगी है तो हमारी पूरी वो है, मैं यही कामना करता हूं कि वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन सर, लेकिन यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जाए। अब उनके आरोप लगाने से मैं समझता हूं कि कुछ नहीं होता है, उस आरोप का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 14 से लेकर 2019 तक सरकार चली है और जनता ने अपनी पक्की मुहर लगाई है। मैंने पहले से भी अधिक सीटों पर विजय देकर 302 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई हैं और एनडीए को देखिए तो बहुत ज़्यादा सीटों पर एनडीए ने कामयाबी हासिल की है। यदि ठीक तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट न चलाई होती तो मैं समझता हूँ लोकसभा के चुनाव में 2019 में यह इतनी बड़ी शानदार कामयाबी हासिल न होती। क्या बिना चेहरे के जाने का कोई नुकसान आपको लगता है? नहीं, कुछ नहीं। हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे एमएलए जो चुनकर आएंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी के राज में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर और किसानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ी है और देश में 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज भाजपा की देन है। सर, मायावती ने उन्होंने कहा कि जितना काम उन्होंने दलितों के लिए किया है, दबे कुछ लोग लिए किया है, माइनॉरिटीज लिए किया, उतना काम किसी ने नहीं किया उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पर। हर किसी को अपने दल के बारे में, उपलब्धियों के बारे में कहने का अधिकार है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि दलितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए और सर्व समाज के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो कांग्रेस सरकारों ने किया है। वो आंकड़े बोल रहे हैं। जहाँ पे सबको साथ ले चलने की सिर्फ हसरत नहीं थी, उसे हमने अमली जामा पहनाया था। बाकी सब कुछ वर्ग और कुछ समूह की पार्टियां बन के रह गई। सर, भारतीय किसान पर भानु प्रताप उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी तक वो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, लेकिन जब 26 जनवरी को जिस तरीके से वहां पे भगदड़ हुई, उसके बाद उनको पता चला कि ये कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट है, तब से वो उस जगह से हट गए। देखिए, भानु प्रताप जी के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है कि उनकी आत्मा कहाँ बसती है। वो वही करेंगे, वही कहेंगे जो सरकार को सुविधाजनक हो। आज अगर किसानों के खिलाफ उनको किसान आंदोलन में कांग्रेस खड़ी दिखाई पड़ रही तो मुझे बहुत ताज्जुब और आश्चर्य है। जो आंदोलन था उसी रूप में चल रहा है, चलता रहेगा। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम आंदोलन के हर बिंदु को, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, इस पर किसानों के मुद्दे का समर्थन करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बेरोजगारी और रोजगार का पैमाना बदल लिया। जैसे शहरों के नाम बदले, वैसे अब इन्होंने बेरोजगारी और रोजगार का नाम बदल दिया। नरेगा में जो रोजगार दिवस होते हैं सृजित, उसको भी मान लिया इन्होंने रोजगार। पढ़े लिखे नौजवानों को आज एक नया कारखाना नहीं खुला, एक नई फैक्ट्री नहीं खुली। जो बंद पड़ी थी उनमें ताला अभी लगा हुआ है। जो 3 शिफ्ट में चल रही थी वो 2 शिफ्ट में हो गई। रोजगार कैसे कम हो गया? सबके समझ में आने वाली बात है। ये आंकड़ों की बाजीगारी और जादूगिरी है। पहले से ज़्यादा
बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सीएम ममता और बरेली कोतवाली में वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मुकदमे पर अपना बयान दिया है। देखिए। करते हैं और जिस तरह से वसीम रिजवी ने पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की हरकत की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि मुल्क के माहौल को ख़राब करे। हम भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शुरू से सर्व धर्मों का सम्मान करता है और सारी धर्म ग्रंथों का सम्मान करता है और कुरान शरीफ के बारे में जिस तरह की ओछी बयानबाजी वसीम रिजवी ने की है, इसकी हम घोर निंदा कर। दीदी अपनी पैकिंग करें, कितना ड्रामा कर लें, नाटक कर लें। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की ओछी बयानबाजी करके वो अपना कद खुद ही घटा रही हैं ममता दीदी। उनको मालूम होना चाहिए कि देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा चुना है और पूरा देश और दुनिया में उनकी इज्जत है। आज पूरे दुनिया के लोग। दिल्ली में सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे एक बैंक कर्मचारी ने बताया कि अगर सरकार नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका क्या कहते हैं निजीकरण के विरोध में हम वो कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है बैंकों का, उसके अगेंस्ट हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पीएसयू बैंकों को निजीकरण मत करो, क्योंकि पीएसयू बैंक ये देश की सेवा के लिए बनाए गए थे, जिससे हम रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और देश की सेवा भी करते हैं और दूर दराज क्या कहते हैं शहरों में जाके सेवा करते हैं। प्राइवेट बैंक ये नहीं काम कर सकते। आज प्राइवेट बैंक 5,000 और 10,000 से अकाउंट खोलते हैं। नेशनलाइज बैंकों में 0 अकाउंट से बैलेंस खुलता है। जितने भी बैंक क्या कहते हैं देश ने हमारे को टास्क दिए थे, अटल पेंशन योजना है, जनधन योजना है, वो सब हमारे पीएसयू बैंकों ने कंप्लीट किया। पर आज ये सरकार इनको बंद करने में तुली हुई है, प्राइवेट हाथों में देने की तुली हुई है। चाहती है जो कि पहले बैंक जो है पूंजीपतियों के हाथ में था 1969 के पहले, राष्ट्रीयकरण के पहले, और वो अपने कुछ लोगों को ही लोन देता था। 1969 1980 में जब मैडम गांधी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद से ये गांव के सुदूर देहात तक पहुंचा, गरीबों तक पहुंचा। छोटे छोटे विद्यार्थी लोन लेकर के आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उसको ये सरकार रोकना चाहती है। हम लोग इसके विरोध में आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और आगे भी ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी अगर सरकार नहीं मानी। यूपी के लखनऊ में बैंक कर्मचारियों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर में 15 और 16 मार्च को हड़ताल बुला रखी है। यूनियन की तरफ से हम लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एकत्र हुए हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। प्राइवेटाइजेशन से खाली मतलब बैंक वालों को नुकसान नहीं, कस्टमर को भी ज़्यादा नुकसान है। सारे चार्जेस बढ़ जाएंगे। 10,000 से कम अकाउंट नहीं खुलना है। जो गांव में सेवा हो रही है, गांव की ब्रांचें बंद कर दी जाएंगी। अभी देखिए कुछ दिनों में ये हम लोग जो है सरकारी बैंकों की वजह से गांव में ब्रांचें खुली हैं। प्राइवेट किसी बैंक की कहीं कुछ नहीं है। प्राइवेटाइज जब सारे बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो कहाँ गाँव में कौन कैसे सेवा होगी। सेवा भाव भी हम लोगों को देखना है, खाली ये नहीं देखना कि प्राइवेट हो रहा है तो हमें कोई नुकसान हो रहा है। पब्लिक को पहले नुकसान है। पब्लिक का पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। अभी बैंक डूब चुके हैं, आपने देखा होगा 19-20 में भी कितने बैंक डूबे, कितना परेशान हुए लोग। किसी घर में शादी है, किसी के कुछ त्यौहार है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। आदमी दर दर भटक रहा है। 8-10 हज़ार। सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण किए जाने के विरोध में पूरे देश में सभी बैंकों की ओर से 15 और 16 मार्च को धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैंक के सभी कामकाज ठप रहे। ऐसे में आम जनमानस को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से व्यापारियों को लेन देन में खासी दिक्कत आ रही है। इसी कड़ी में अमेठी जनपद मुख्यालय गोरीगंज के बैंक ऑफ बड़ौदा पूर्वी ग्रामीण बैंक की मुख्य शाखा पर हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्ती लेकर बैठे एक कर्मचारी का यह कहना है कि हम लोग देश की गरीब जनता को जो सेवाएं दे रहे हैं, जीरो बैलेंस पर खाता खोलते हैं, सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसे में यदि निजीकरण हो जाएगा तो जितने भी ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं उनको बैंक में खाता रखना मुश्किल हो जाएगा। ये 2 दिवसीय हड़ताल अभी भारत सरकार के लिए चेतावनी है। अगर इसके बावजूद सरकार ने जो सारी बैंकों का उसी
बातें अगर इसके बावजूद नहीं मानी तो मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और सड़क पर उतरेंगे। ये भारत सरकार जो निजीकरण कर रही है सारी बैंकों का, उसी के विरोध में कि सरकार अपना निजीकरण का बिल वापस ले, जिससे जो है जो देश की गरीब जनता को जो हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, जीरो बैलेंस पे खाता खोलते हैं, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो ग्रामीण बैंक, जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनके लिए बैंक में खाता रखना मुश्किल हो जाएगा। तो निजीकरण के खिलाफ हम लोग जो है धरना दे रहे हैं 2 दिवसीय। आप लोगों की अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? ये भारत सरकार के लिए चेतावनी है, 2 दिवसीय हड़ताल। अगर सरकार नहीं जागी 2 दिवसीय हड़ताल के बाद तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और पूरे देश में जितनी भी बैंकें हैं, सारी सरकारी बैंकें, ग्रामीण बैंक, हम लोग सब लोग मिलकर सड़क पे प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए AN। और ब्रेक के बाद खबर दोपहर के खास बुलेटिन में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार दिल्ली के कई प्रशासनिक मामलों में उपराज्यपाल के जरिए दखल अंदाजी कर चुका है और अब दिल्ली सरकार की मुसीबतें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में एक नया बिल लेकर आई है। इस बिल के तहत किसी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। कानून में बदलाव से क्षेत्र की सरकारों के पास के अधिकार उपराज्यपाल के पास चले जाएंगे, जिसका नतीजा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। क्या कुछ कहा इस बिल को लेकर आप नेता संजय सिंह ने, सुनिए। लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं, देश के संविधान में कोई यकीन नहीं, देश के संघीय ढांचे में कोई यकीन नहीं और चुनी हुई सरकारों को कुचलना, उसके अधिकारों को खत्म करना एक शुरू से रवैया मोदी सरकार का। दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी सुनवाई के बाद संविधान पीठ ने एक फैसला दिया जिसमें दिल्ली की सरकार को कहा कि आपके पास ये अधिकार है और इसमें आपको एलजी से कुछ पूछने या फाइल पास कराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा नहीं, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का फैसला है। तो एक तरफ देश की संविधान पीठ का फैसला और दूसरी तरफ लोकतंत्र में जनता का फैसला, दोनों फैसलों को खत्म करके दिल्ली में एलजी का राज, एलजी का डंडा, एलजी का शासन चलाने के लिए ये गैर संवैधानिक बिल पार्लियामेंट में आज लाया गया है लोकसभा के अंदर। तो हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे जब राज्यसभा में आएगा
और लोकसभा में भी हमारे जो दूसरे दलों के सांसद हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। तो ये एक गैर संवैधानिक बिल है, ये देश के संविधान के भी खिलाफ है, लोकतंत्र के भी खिलाफ है और देश के सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ। राजस्थान में फोन टेपिंग के आरोपों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा है। जनप्रतिनिधियों के टेप अपने कार्यकाल में करवा रही है। जिस ऑडियो टेप के आधार पर एसओजी ने एफआईआर नंबर 47 और 48 दर्ज करके संजय जैन, अशोक सिंह और मालानी को गिरफ्तार किया, वो भी ऑडियो टेप के आधार पर था। और दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लोकेश शर्मा ऑडियो टेप जारी करके समाचार पत्रों में उस पूरी ऑडियो टेप को दे। अब ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि सरकार निजी निजात पर हमला करके, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करके हमारे टेलीफोन कराने जैसा कुत्सित प्रयास कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ये लोकतंत्र को छोटा करने के समान है। गांधीवादी अपने आप को कहने वाले अशोक जी का असली चेहरा अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने मंत्रियों का हमारे प्रतिपक्ष के विधायकों का और केंद्रीय मंत्रियों का टेलीफोन टेप करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। नाम नहीं है, प्रोसेस हमें भी मालूम है, पर हम पूछना चाहते हैं जिस आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ एफआईआर नंबर 47-48 एसओजी ने किया, उसके पीछे जो ऑडियो टेप थी वो कहां से आई, किससे निकल कर आई, ये यक्ष पर्सन आज भी तैर रहा है। क्या बीजेपी केंद्र को पत्र लिखी कि सीबीआई जांच? निश्चित तौर पर हम सीबीआई की जांच की मांग हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने की है। हम उस मांग पर कायम है और इसके लिए हम पूरी कोशिश। ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री को अक्षम बताने पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो देश चलाएंगे क्या, पीएम बनने की उनकी बहुत इच्छा थी, लोगों ने उनकी सीटें कम कर दी। हारने के डर से पीएम पर सवाल उठा रही हैं। लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं कि 10 साल आखिर किया क्या। 2 मई को पता चल जाएगा कौन विदा लेगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोगों ने उनकी सीट ही कम कर दी, इसलिए जो काम उनको दिया गया था उसमें फेल हो गए हैं। अब हारने का डर से प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। लोग तो उनको जवाब मांग रहे हैं कि 10 साल आपने क्या किया। लोगों ने प्रधानमंत्री को दोबारा ज़्यादा सीट देकर जिताया है और पूरा देश के लोग उन पर भरोसा करते हैं। ममता बनर्जी का ना अपने पार्टी पर भरोसा है, ना सरकार पर भरोसा है, ना पुलिस पर भरोसा है, और पीएम पर भरोसा होगा तो सोचना ही। देश के कई राज्यों में पहले की तरह कोरोना भयावह हो रहा है। कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है और स्कूल कॉलेज बंद भी करने पड़ रहे हैं। पिछले साल मार्च में कोरोना जिस तरह से फैल रहा था, ठीक वैसे ही इस साल भी मार्च में फैल रहा है। इससे पीएम मोदी की चिंता काफी बढ़ गई है। सुनिए कांग्रेस नेता तारिक अनवर की कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रतिक्रिया। कोविड ने बहुत सारी मुसीबतें पैदा की हैं और सरकार उससे निपटने में पूरी तरह से असफल कहा जाए, नाकाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और एक बार फिर से दोबारा उसका प्रकोप देश पर हावी हो रहा है। और ताज्जुब की बात है कि इसके सबसे ज़्यादा जो इस पूरे बीमारी के शिकार हुए हैं या प्रभावित हुए हैं वो कर्मचारी हैं। उनका प्रोविडेंट फंड बंद हो गया है, उनकी नौकरी चली गई है, उनकी आमदनी बंद हो गई है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे संकट के समय में आगे आकर उन तमाम लोगों की मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए, ताकि उनका जो प्रोविडेंट फंड है वो अकाउंट फिर से चालू हो सके। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए अब साल 2015 को ही बेस माना जाएगा। इस पर सपा नेता उदयवीर सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है, देखिए। इस आदेश से 2 बातें स्पष्ट हो गई। एक ये कि पिछली बार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस सरकार ने आरक्षण प्रणाली लागू की थी वो पूर्णतः नियम अनुसार थी। और दूसरी ये कि भारतीय जनता पार्टी मनमाने ढंग से आरक्षण करना चाह रही थी। सारी चीज़ों को दोबारा से करके अपने संगठन के हिसाब से और पार्टी के हिसाब से परिणाम चाहते थे। उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और पुरानी व्यवस्था के हिसाब से लागू करने के लिए कहा है। इसका हम स्वागत करते हैं और सरकार को आगाह करते हैं
कि वो कानून का पालन करे, अन्यथा जनता भी उसे इसी तरह नकारेगी जैसे हाईकोर्ट ने उसके फैसले को। उत्तराखंड में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और देश भर से श्रद्धालु देवभूमि में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की राय अलग अलग होती हुई दिखाई दे रही है। नए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में आ रहे लोगों पर किसी तरह की पाबंदी न होने की बात कही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती बरतने की अपील की थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उनकी सरकार ने सभी सावधानियों को बरतते हुए और गहन चिंतन करने के बाद ही कुंभ के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा, अभी कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है और जो वैक्सीन आई है अभी उसे लगवाने से लोग बच रहे हैं। ऐसे में हर तरह की सावधानी बरतनी होगी। तो दोनों की बातें यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जी का पूरा वक्तव्य पड़ा है। हमने भी यही कहा था कि कुंभ दिव्य भव्य होगा और कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। अगर आपने उसको पूरा सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि कोविड-19 की जो भी गाइडलाइंस है उसी के अनुसार ये कुंभ होगा। उनके दिव्य भव्य में और आपके दिव्य भव्य में तो बड़ा जमीन और आसमान का अंतर। कोई अंतर नहीं है। देखिए, कुंभ में जो भी यात्री आते हैं किसी निमंत्रण से नहीं आते, श्रद्धा से आते हैं, आस्था से आते हैं, विश्वास से आते हैं और स्वेच्छा से आते हैं। वो अब भी आएंगे और तब भी आते हैं। सर, आपने कोरोना को रोकने के लिए मैं मानता हूँ कि किसी भी बिल्कुल जोखिम है। जैसी स्थिति बन रही है, जो आज तमाम समाचार पत्रों में मैंने देखा है, तो निश्चित रूप से स्थिति चिंताजनक हो रही है। तमाम जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने भी उस पर, आज मैं पढ़ रहा। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बस्ती के चौपाल में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बीजेपी ऐसी मशीन है जिसमें अपराधी और बलात्कारी लोग जाकर पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। राजभर ने मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी ज्वाइन करने पर सवाल उठाते हुए कहा, वो जेल जाने से डर रहे हैं, उनका बेटा आरोपी है, वो जेल ना जाएं, इसके डर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। वहीं बाबा रामदेव को रामदेव चंदन तस्कर बताते हुए राजभर ने कहा कि मोदी उन्हें बचा रहे हैं। जिस दिन बीजेपी की सरकार जाएगी, बाबा रामदेव जेल में नजर आएंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, किसान अपना हक लेकर रहेगा। 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन किसानों के हित की बात करने वाली सरकार आगे किसानों की बात क्यों नहीं मान रही है, जब किसान एमएसपी की मांग, आपको बता दें, किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, सरकार खुद आधे से अधिक बिल को संशोधित करने की बात कर रही है। पूरी बीजेपी पूरे देश में बाजा बजाई और जब ये बीजेपी में हिल गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो क्लीन चिट हो गए। यहां हत्या करिए, लूट करिए, बलात्कार करिए, बीजेपी ज्वाइन करिए। बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलाती है, उधर से निकाल देती है, एकदम क्लीन होके निकल। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एएनबी न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देशों के बावजूद सरकारी फोन नहीं उठाने वाले कई आईएएस ऑफिसर और कमिश्नर को नोटिस भेजा है। इन लोगों को अगले 3 दिन में इस नोटिस का जवाब देना है। जिन लोगों से जवाब मांगे गए हैं उसमें कई जगहों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसपी और एसएसपी शामिल है। शासन ने प्रदेश के डीएम, 4 कमिश्नर से सरकारी फोन न उठाने के मामले में 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जिन कमिश्नर से जवाब मांगा गया है उनमें वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और बरेली के कमिश्नर शामिल हैं। दरअसल मुख्यमंत्री को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर अपने सरकारी फोन को रिसीव नहीं करते हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सचिवालय को निर्देश दिया, जिसके बाद प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर को फोन मिलाया गया, लेकिन ज्यादातर जिलों में फोन किसी ने नहीं उठाया। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने उनको नोटिस जारी किया है। यूपी के कानपुर में बिकरू कांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर केस में एनकाउंटर में मारे गए अपराधी विकास दुबे के परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री से मिलकर एमएलसी ने शिकायती पत्र सौंपा है। बता दें, बीजेपी एमएलसी ने आरोप लगाया है कि पुलिस पैसों के लिए प्रताड़ित कर रही है। मामले में मुख्यमंत्री योगी ने आश्वासन दिया है कि कोई भी निर्दोष गलत नहीं फंसाया जाएगा। बता दें कि बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी अखिल भारतीय ब्राह्मणोत्थान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाने को लेकर वो लगातार चर्चा में रहते हैं। बिकरू कांड के बाद जो स्थितियां चली उसमें कहीं न कहीं कुछ जो निर्दोष लोग हैं, खास करके महिलाएं, बच्चे, उनके साथ में जो अखबारों में खबरें आई और अंजलि जो उनकी भाई की पत्नी है वो हमसे मिली थी कल। उन्होंने जिस तरह से बताया कि हम लोग 16 साल से उनसे अलग थे और ना हमारे पति पे कोई एफआईआर है, ना कोई उससे संलिप्तता है। हम लोग तो परेशान थे उनसे विकास से ही, और हम लोग लखनऊ में रह रहे थे, लेकिन हमें भी उनके भाई के नाते, उनके भैयाओं के नाते परेशान किया जा रहा है। हमारा रिवाल्वर ले गए, हमारी जो गन थी वो यहाँ से ले गए, लेकिन पुलिस बता रही कि नहीं तो वहाँ शामिल था। तो उसके संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि इसमें न्याय होना चाहिए और उनके पत्नी और बच्चों को इस तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह बिकरू कांड हुआ उसमें पुलिस की नाराजगी का इन लोगों को खामियाजा उठाना पड़ा? ये स्वाभाविक है, पुलिस भी आदमी ही हैं और बदले की भावना सब में रहती है। ये मानव गुण है, मानव स्वभाव है। तो कहीं न कहीं चूँकि जो घटना घटी बिकरू में उसकी जितनी निंदा की जाए कम है कि हमारे 8 जवान शहीद हुए, तो उसके बदले में स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं कुछ समस्या आई। लेकिन हमारा इतना कहना है, माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा भी कि खास करके तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 के लिए कांग्रेस ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में चुनाव होगा। यहां 6 अप्रैल को मतदान होगा। आपको बता दें, नतीजे 2 मई को आएंगे। तमिलनाडु में अभी बीजेपी के सहयोगी AIADMK की सरकार है। यहां इस बार भी बीजेपी और AIADMK मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल DMK ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में भी मिलकर एक साथ लड़ी थी।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज अपनी सभा को संबोधित करने से पहले वो डहा जीत के लिए आश्वस्त दिखे। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना भी साधा। नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। वैसे तीन क्या, कभी कभी तो चुनाव के दौरान हम लोग 5-5, 6-6 सार्वजनिक सभाओं को भी संबोधित करते हैं। सर, बड़ा स्ट्रिक है बंगाल में, चूंकि पिछले लोकसभा में आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा, 18 के आसपास सीटें आप लोगों की, वोट परसेंटेज भी बढ़ा, लेकिन लड़ाई सामने ममता बनर्जी है, तो इसलिए क्या ज़्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं आप? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव था उसमें बंगाल की जनता ने 42 में 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन होगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। यह आरोप ममता दीदी को छोड़कर और किसी ने नहीं लगाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक ने जो कुछ भी रिपोर्ट में, उसके भी रिपोर्ट में जो भी बातें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन यदि उन्हें चोट लगी है तो हमारी पूरी वो है, मैं यही कामना करता हूं कि वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन सर, लेकिन यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जाए। अब उनके आरोप लगाने से मैं समझता हूं कि कुछ नहीं होता है, उसका कोई, उस आरोप का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 14 से लेकर 2019 तक सरकार चली है और जनता ने अपनी पक्की मुहर लगाई है। मैंने पहले से भी अधिक सीटों पर विजय देकर 302 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है और एनडीए को देखिए तो बहुत ज़्यादा सीटों पर एनडीए ने कामयाबी हासिल की है। यदि ठीक तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट न चलाई होती तो मैं समझता हूँ लोकसभा के चुनाव में 2019 में यह इतनी बड़ी शानदार कामयाबी हासिल न होती। क्या बिना चेहरे के जाने का कोई नुकसान आपको लगता है? नहीं, कुछ नहीं। हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे एमएलए जो चुनकर आएंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी के राज में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर और किसानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ी है और देश में 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज भाजपा की देन है। सर, मायावती ने उन्होंने कहा कि जितना काम उन्होंने दलितों के लिए किया है, दबे कुछ लोग लिए किया है, माइनॉरिटीज लिए किया, उतना काम किसी ने नहीं किया उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पर। हर किसी को अपने दल के बारे में, उपलब्धियों के बारे में कहने का अधिकार है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि दलितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए और सर्व समाज के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो कांग्रेस सरकारों ने किया है। वो आंकड़े बोल रहे हैं। जहाँ पे सबको साथ ले चलने की सिर्फ हसरत नहीं थी, उसे हमने अमली जामा पहनाया था। बाकी सब कुछ वर्ग और कुछ समूह की पार्टियां बन के रह गई। सर, भारतीय किसान पर भानु प्रताप उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी तक वो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, लेकिन जब 26 जनवरी को जिस तरीके से वहां पे भगदड़ हुई, उसके बाद उनको पता चला कि ये कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट है, तब से वो उस जगह से हट गए। देखिए, भानु प्रताप जी के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है कि उनकी आत्मा कहाँ बसती है। वो वही करेंगे, वही कहेंगे जो सरकार को सुविधाजनक हो। आज अगर किसानों के खिलाफ उनको किसान आंदोलन में कांग्रेस खड़ी दिखाई पड़ रही तो मुझे बहुत ताज्जुब और आश्चर्य है। जो आंदोलन था उसी रूप में चल रहा है, चलता रहेगा। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम आंदोलन के हर बिंदु को, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, इस पर किसानों के मुद्दे का समर्थन करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बेरोजगारी और रोजगार का पैमाना बदल लिया। जैसे शहरों के नाम बदले, वैसे अब इन्होंने बेरोजगारी और रोजगार का नाम बदल दिया। नरेगा में जो रोजगार दिवस होते हैं सृजित, उसको भी मान लिया इन्होंने रोजगार। पढ़े लिखे नौजवानों को आज एक नया कारखाना नहीं खुला, एक नई फैक्ट्री नहीं खुली। जो बंद पड़ी थी उनमें ताला अभी लगा हुआ है। जो 3 शिफ्ट में चल रही थी वो 2 शिफ्ट में हुई। रोजगार कैसे कम हो गया, सबके समझ में आने वाली बात है। ये आंकड़ों की बाजीगारी और जादूगरी है। पहले से ज़्यादा
बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सीएम ममता और बरेली कोतवाली में वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मुकदमे पर अपना बयान दिया है। देखिए। करते हैं और जिस तरह से वसीम रिजवी ने पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की हरकत की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि मुल्क के माहौल को ख़राब करे। हम भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शुरू से सर्व धर्मों का सम्मान करता है और सारी धर्म ग्रंथों का सम्मान करता है और कुरान शरीफ के बारे में जिस तरह की ओछी बयानबाजी वसीम रिजवी ने की है, इसकी हम घोर निंदा कर। दीदी अपनी पैकिंग करें, कितना ड्रामा कर लें, नाटक कर लें, पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की ओछी बयानबाजी करके वो अपना कद खुद ही घटा रही हैं ममता दीदी। उनको मालूम होना चाहिए कि देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा चुना है और पूरा देश और दुनिया में उनकी इज्जत है। आज पूरे दुनिया के लोग। दिल्ली में सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे एक बैंक कर्मचारी ने बताया कि अगर सरकार नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसका क्या कहते हैं निजीकरण के विरोध में हम वो कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है बैंकों का, उसके अगेंस्ट हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पीएसयू बैंकों को निजीकरण मत करो, क्योंकि पीएसयू बैंक ये देश की सेवा के लिए बनाए गए थे, जिससे हम रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और देश की सेवा भी करते हैं और दूर दराज क्या कहते हैं शहरों में जाके सेवा करते हैं। प्राइवेट बैंक ये नहीं काम कर सकते। आज प्राइवेट बैंक 5,000 और 10,000 से अकाउंट खोलते हैं। नेशनलाइज बैंकों में 0 अकाउंट से बैलेंस खुलता है। जितने भी बैंक क्या कहते हैं देश ने हमारे को टास्क दिए थे, अटल पेंशन योजना है, जनधन योजना है, वो सब हमारे पीएसयू बैंकों ने कंप्लीट किया। पर आज ये सरकार इनको बंद करने में तुली हुई है, प्राइवेट हाथों में देने की तुली हुई है। चाहती है जो कि पहले बैंक जो है पूंजीपतियों के हाथ में था 1969 के पहले, राष्ट्रीयकरण के पहले, और वो अपने कुछ लोगों को ही लोन देता था। 1969 1980 में जब मैडम गांधी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद से ये गांव के सुदूर देहात तक पहुंचा, गरीबों तक पहुंचा। छोटे छोटे विद्यार्थी लोन लेकर के आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उसको ये सरकार रोकना चाहती है। हम लोग इसके विरोध में आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और आगे भी ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी अगर सरकार नहीं मानी। यूपी के लखनऊ में बैंक कर्मचारियों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर में 15 और 16 मार्च को हड़ताल बुला रखी है। यूनियन की तरफ से हम लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एकत्र हुए हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। प्राइवेटाइजेशन से खाली मतलब बैंक वालों को नुकसान नहीं, कस्टमर को भी ज़्यादा नुकसान है। सारे चार्जेस बढ़ जाएंगे। 10,000 से कम अकाउंट नहीं खुलना है। जो गांव में सेवा हो रही है, गांव की ब्रांचें बंद कर दी जाएंगी। अभी देखिए कुछ दिनों में ये हम लोग जो है सरकारी बैंकों की वजह से गांव में ब्रांचें खुली हैं। प्राइवेट किसी बैंक की कहीं कुछ नहीं है। प्राइवेटाइज जब सारे बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो कहाँ गाँव में कौन कैसे सेवा होगी। सेवा भाव भी हम लोगों को देखना है, खाली ये नहीं देखना कि प्राइवेट हो रहा है तो हमें कोई नुकसान हो रहा है। पब्लिक को पहले नुकसान है। पब्लिक का पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। अभी बैंक डूब चुके हैं, आपने देखा होगा 19-20 में भी कितने बैंक डूबे, कितना परेशान हुए लोग। किसी घर में शादी है, किसी के यहाँ कुछ त्यौहार है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। आदमी दर दर भटक रहा है। 8-10 हज़ार। सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण किए जाने के विरोध में पूरे देश में सभी बैंकों की ओर से 15 और 16 मार्च को धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैंक के सभी कामकाज ठप रहे। ऐसे में आम जनमानस को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से व्यापारियों को लेन देन में खासी दिक्कत आ रही है। इसी कड़ी में अमेठी जनपद मुख्यालय गोरीगंज के बैंक ऑफ बड़ौदा पूर्वी ग्रामीण बैंक की मुख्य शाखा पर हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्ती लेकर बैठे एक कर्मचारी का यह कहना है कि हम लोग देश की गरीब जनता को जो सेवाएं दे रहे हैं, जीरो बैलेंस पर खाता खोलते हैं, सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसे में यदि निजीकरण हो जाएगा तो जितने भी ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं उनको बैंक में खाता रखना मुश्किल हो जाएगा। ये 2 दिवसीय हड़ताल अभी भारत सरकार के लिए चेतावनी है। अगर इसके बावजूद सरकार ने जो सारी बैंकों का उसी
बातें अगर इसके बावजूद नहीं मानी तो मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और सड़क पर उतरेंगे। ये भारत सरकार जो निजीकरण कर रही है सारी बैंकों का, उसी के विरोध में कि सरकार अपना निजीकरण का बिल वापस ले, जिससे जो है जो देश की गरीब जनता को जो हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, जीरो बैलेंस पे खाता खोलते हैं, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो ग्रामीण बैंक, जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनके लिए बैंक में खाता रखना मुश्किल हो जाएगा। तो निजीकरण के खिलाफ हम लोग जो है धरना दे रहे हैं 2 दिवसीय। आप लोगों की अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? ये भारत सरकार के लिए चेतावनी है, 2 दिवसीय हड़ताल। अगर सरकार नहीं जागी 2 दिवसीय हड़ताल के बाद तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और पूरे देश में जितनी भी बैंकें हैं, सारी सरकारी बैंकें, ग्रामीण बैंक, हम लोग सब लोग मिलकर सड़क पे प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है